कक्षा 10 गणित। बच्चों, हमने परिमेय संख्याएं जानी, समझी, देखी। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या के बारे में जब हमने बात करी तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं कि जिसको हम p के बटे q के रूप में लिख सकें और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसका हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए और ये संख्याएं पूर्णांक हों। अब हम ये कह रहे हैं कि इनके बारे में तो हमने अध्ययन किया। अब बात आती है हमारी कि अपरिमेय संख्या की बात है कि अपरिमेय संख्या को हम कैसे परिभाषित करें। तो अपरिमेय संख्या में ये कहा जा रहा है कि वह संख्या एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी जिसे हम p के बटे q के रूप में नहीं दर्शा सकते, नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी q नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इसको हम p के बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो कर्डिन 2, कर्डिन 3, कर्डिन 15, पाई, और ये एक मान आया जो हमने आपको पहले दिखाया था कि किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं किसी संख्या से तो उसके मान क्या क्या हो सकते हैं। शांत हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, अशांत में भी आवर्ती और अनावर्ती भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ इस तरीके से भी नंबर आ रहे हैं, वो अपरिमेय संख्याओं के हैं। तो अब यहाँ पे कर्डिन 2 का मान आप निकालें तो भी कुछ इस क्रम का ही आएगा, या इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या के लिए है। अब हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि देखिए ये हमारा कर्डिन 2। अब देखिए अभी हम आपको ये भी समझाएंगे कि नहीं कैसे हम ये कह रहे हैं कि कर्डिन 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक चर्चा कर लेते हैं, उसके बीच में कुछ एक फैक्ट की, जिसको हम अगर देखें तो कह रहे हैं कि प्रमेय है। अब प्रमेय हमारी कह रही है कि अगर हम मान लें कि p एक अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं कि p कोई एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें कि एक संख्या है 12 और इसका वर्ग है 144, 12 है, इसका वर्ग है 144। अब देखिए 12 का खंड करें हम लोग तो 2 के गुणे 2 के गुणे 3 आ रहा है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो p के गुणनखंड है, p के गुणनखंड में आती है। अब आप देखें कि 2 से और 3 ऐसी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके हम 12 को प्राप्त कर ले रहे हैं, यानी कि 12 हमारा 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। 2 और 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप देखें कि 144 जो है ये भी हमारा किससे, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब जो ये प्रमेय कह रही है, प्रमेय यही बता रही है कि कोई अभाज्य संख्या किसी एक संख्या के अगर वर्ग को विभाजित कर रही है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसका वो वर्ग था।
कहने का मतलब 144 को कौन विभाजित कर रहा है? 3 विभाजित कर रहा है। एक अभाज्य संख्या है 3 जो उसको विभाजित कर रहा है, 2 भी विभाजित कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 12 हमारा 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 12 का वर्ग 144 है। सीधी बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी पर आधारित आगे की कहानी बताई गई है। आगे जो ये सिद्ध करने की जो घटना है, अगर आप इसको आसानी से समझ रखे हैं तो आप तुरंत इसको समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या बात कही जा रही है, इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझें। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि जैसे हमने लिया 144 ये 12 का वर्ग है और 144 हमारा 2 से भी कट रहा है। एक अभाज्य संख्या जो छोटी सबसे अभाज्य संख्या है उसको अगर हम देखें तो 2 से भी ये कट रहा है, और उससे बड़ी 3 को देखें तो 3 से भी ये कट रहा है अभाज्य संख्या से, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहे हैं, और ये 2 और 3 12 को भी काट रहे हैं, जिसका कि ये वर्ग है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 144 को हमारा 2 काटेगा, 144 को हमारा 3 काटेगा, इसलिए उसका जो किसका ये वर्ग है 12 का, तो 12 भी 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें, मान लेते हैं कि यहाँ हमने बात कही कि अपरिमेय संख्या की कर्ण 2, कर्ण 3, कर्ण 15 आई और इनके मान। तो अब यहाँ बात आती है कि कर्ण 2 कह रहे हैं कि आप ये बताएं हमें कि क्या कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, अब उसको हम ये मान करके कि नहीं ये परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि कर्ण 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारी क्या करती है कि p के बटे q के रूप में हम उसको दर्शा सकें। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि कर्ण 2 बराबर a के बटे b, जहाँ a और b क्या है सहअभाज्य हैं, यानी कि p के बटे q के रूप में कर्ण 2 को हम p के बटे q के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये परिमेय संख्या है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि क्या है कि इसको यहाँ पे गुणा कर लिया तो क्या हो गया b√2 = a, यानी कि b कर्ण 2 बराबर a, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, दोनों तरफ का अगर वर्ग कर दें, जैसे देखिए कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का, इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा 2, ये बराबर किसके हो जाएगा a² के। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2b² बराबर a², ये हमारा समीकरण 1 अगर हम मान लें। अब यहाँ से हम इस प्रमेय पर ध्यान दें तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि जो ये 2b² है, अब यहाँ देखिए कि 2 यहाँ गुणे में है तो इसको भी विभाजित करेगा। अगर ये ऐसा है, क्योंकि हमने ये देखा था कि a बराबर bq और प्लस r का मान अगर 0 होगा तो यानी कि ये संख्या हमारी विभाजित होगी। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये a² हमारा 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 हमारा a² को विभाजित करता है। ये जो अभी प्रमेय बताई गई कि ये 2 हमारा a² को विभाजित करता है, अगर अतः 2 हमारा क्या है a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 हमारा a को भी विभाजित करेगा। क्योंकि हमने अभी प्रमेय बताई तो प्रमेय के अनुसार यही है कि अगर किसी का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित अवश्य ही होगी। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमें प्राप्त होता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये a विभाजित होगा
तो अभी हमने लिखा कि a बराबर बी क्यू के रूप में बी क्यू प्लस आर जो हमारा एल्गोरिथम बताई गई है, तो इसके आधार पर हम क्या कहें कि a हमारा 2 को विभाजित करेगा तो कोई बाहर तो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर दे रहे हैं कि a बराबर हमारा 2c, जहां c कोई पूर्णांक है। c क्या है? कोई पूर्णांक है, कोई बात तो जाएगा ना कि यहाँ कितनी बार में वो कट रहा है 2 से। तो अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब इस a का मान अगर हम समीकरण 1 में रख लें, इस समीकरण 1 में रख लें, a बराबर 2c जो आएगा, इस a का मान अगर हम समीकरण 1 में रख लें तो हमें मिल जाएगा कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह पे a की जगह पे हम लिखते हैं 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2c का स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब b स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये 2 से 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी बात वही आ रही है कि ये 2, देखिए ये 2 हमारा b स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो 2 हमारा b को भी विभाजित करेगा। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 2 है ये b स्क्वायर को विभाजित करता है। ये हमारा ये यहाँ पर स्टेटमेंट यही कह रहा है कि ये 2 हमारा b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 b को भी विभाजित करेगा। ये हमारी प्रमेय कह रही है, जबकि ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ से हमें ये स्पष्ट हुआ कि a और b के, यहाँ से देखिए हमने a को निकाला खंड के रूप में और यहाँ हमने b को निकाला, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, इसलिए ये एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, इसलिए ये कर्णिक 2 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। कर्णिक 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसको ध्यान से देख लें। इसी क्रम में किसी भी इन अपरिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं, लिखने का क्रम यही रहेगा। आप ध्यान से समझ लें, इसमें 2 बातें आई हैं। एक आया है आपका ये प्रमेय और दूसरा आया है इसके पहले जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसका यहाँ पे उपयोग किया गया है। इसको ध्यान से देख करके इस पर आधारित प्रश्नावली को, एनसीईआरटी की प्रश्नावली को हल करके आप भेजेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप उसको व्हाट्सएप पे भेजें। ध्यान से देखें, बुक में भी आपके ये दिया गया है, इसी क्रम से समझाया गया है। समझने में कोई समस्या आती है तो उसको बताएं। इस प्रमेय को ध्यान से समझेंगे तभी ये पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद।